Hello students, this is Benjin classes by Anuj Sharma. You can get all videos related to the chemistry over here. And today we gather here with 20 fabulous MCQ questions which can change your ideas related to the chapter solution. इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप बहुत अच्छा सोचने लगोगे चैप्टर की तरफ, और आप 20 क्वेश्चन लगाने के बाद आपके मन में 100 क्वेश्चन को लगाने की क्यूरियोसिटी होगी, मन करेगा कि चलो 100 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लीज़ इन 20 क्वेश्चंस को पूरा देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर की मोलैलिटी क्या होती है, ठीक है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, we already studied in last video lectures that the water has molality, the pure water has molality equal to 55.5, okay, and then right answer will be 55.5. ये तो सभी को पता है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Now question number 2 is saying that the number of moles of NaCl in 3 liters of 3m solution is, okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। The number of moles of NaCl in 3 liters of 3m solution। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जो 3m लिखा हुआ है, the meaning of 3m is this। इस 3m का मीनिंग अगर आपने समझ लिया, then you will get every information from this question and you get the answer very fast, okay। The meaning of the 3m is that the meaning of the single m is here, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर 1 लीटर में 3 मोल्स होंगे, क्लियर। इस 3m का जो मीनिंग है यहां पर वो ये है कि यहां पर 3 मोल्स होंगे 1 लीटर में, यानी कि 3m का मतलब हो गया 1 लीटर, 3 मोल्स इन 1 लीटर। याद रखेंगे, अगर यहाँ पर होता 5m तो इसका मतलब ये होता कि 1 लीटर में हमारे कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं जैसे कि 1 लीटर में हमारे पास कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर, 3 लीटर में कितने होंगे, तो 1 लीटर में कितने हैं 3, तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे गाइस, 3 × 3। कितना आंसर आ गया इसका, 9। तो ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर, ठीक है। आ गया ना समझ में, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। 4 लीटर ऑफ 0.02 m aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of the resultant solution is। यहाँ पर हमको मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मोलरिटी से एक मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कुछ समय पहले वीडियोस में, M1V1 = M2V2। ये फॉर्मूला मैंने आपको रिमेंबर कराया था, ठीक है ना। अब आप इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। वो चीज़ ये है कि अभी मेरे पास जो सॉल्यूट है वो NaCl है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है मेरे पास वो मेरे पास वाटर है, ठीक है। तो मेरे पास एक सॉल्यूट है, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, दिस इज अ सॉल्यूट। और यहाँ पर मैंने किसको डाल रखा है, मैंने यहाँ पर डाल रखा है NaCl को, ठीक है। और जो NaCl का यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 4 लीटर है। कितना है हमारे पास, 4 लीटर, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये 4 लीटर हमारे पास सॉल्यूट का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पर मोलरिटी है तो वो M1 है, और वो हमारे पास कितनी है, 0.02 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूट का पूरा डाटा हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सॉल्वेंट की तरफ। तो सॉल्वेंट में मैं आपको बता दूं कि अगर मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं, ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं सॉल्वेंट की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की मैं आपको बात बता दूं कि मेरे पास जो बीकर होगा फाइनल सॉल्यूशन का, उसमें 4 लीटर तो मेरे पास क्या था, सॉल्यूट था, ठीक है। अभी सॉल्वेंट मेरे पास इसमें 1 लीटर कितना है, 1 लीटर वाटर है, तो यहाँ पर 1 लीटर ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, तो 4 लीटर एंड 1 लीटर कितना हो गया मेरे पास, 5 लीटर, ठीक है। तो V2 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, V2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
ओके, और M2 की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर फॉर्मूले में लगा देंगे। तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या लग जाएगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, M1 की वैल्यू जाएगी 0.02 इंटू 4 इक्वल टू M2 इंटू 5, ये इसका हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है, आंसर आपके मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में भी इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास कितना आएगा, 0.016, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड इज ड्यू टू। इसका मतलब ये कह रहा है, आपको क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा दोबारा, ठीक है। वो ये कह रहा है कि एक हाइट है हमारे पास, जैसे h, ये हाई अल्टीट्यूड हो गया हमारे पास, यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर किसी हाइट पे अगर वहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग अगर रह रहे हैं हाइट पर, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो उनका ब्लड होगा उनमें टिश्यूज़ और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि एक हाइट पर जाने के बाद जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, AP एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो कम होने लगता है। जब हाइट, जैसे जैसे आप हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लो होगा, तो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो भी लगातार कम होने लगेगा। तो इसका जो सिंपल आंसर वो हमारा हो जाएगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइट पे जाने पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से ऑक्सीजन एंड टिश्यूज की कंसंट्रेशन में गिरावट आने लगती है, ठीक है। थैंक यू। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग कंसिडरिंग द फॉर्मेशन को भी आपको समझना है, ब्रेकिंग को भी आपको समझना है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को भी आपको समझना है, और प्रेडिक्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉजिटिव डेविएशन होता है क्या राउल्ट लॉ में, ठीक है। तो राउल्ट लॉ का कुछ ऐसे फिगर आपने देख रखा होगा, ये इस तरीके से, और ये आपका फाइनल प्रेशर था PT, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो ऊपर से निकलता है, यानी कि ऐसे, ये ऐसे था पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन था। वो कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन को फॉलो कौन कौन करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला था कि व्हेन यू सी अल्कोहल in the options regarding to the positive deviations, and this is the right answer, okay, but these two options has OH group, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मीथेनॉल और यहाँ पर हमारे फिनॉल में अल्कोहल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कि एनिलीन इज नॉट रिलेटेड टू द पॉजिटिव डेविएशन, इट इज रिलेटेड टू द नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो हमारे पास जो एसीटोन बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन के रिगार्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा फाइनल, वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा मीथेनॉल एंड एसीटोन इज द राइट आंसर, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपोर्टेंट related to the boiling point, okay, which of the following aqueous solution should have the highest boiling point। इतने सारे जो आपके पास हैं, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसके पास होगा। तो मैं आपको बता दूं, यू कैन सी दैट कंसंट्रेशन आर सेम, ठीक है, कंसंट्रेशन चारों की सेम है। तो हम लोग बढ़ते हैं इनके आइंस की तरफ, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू ब्रेक द NaOH इनटू देयर आइंस, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 2 आइन मिलेंगे, ठीक है। कितने आइन मिलेंगे, 2 आइन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से आइन मिलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ आइंस कितने हो जाएंगे, 2, क्लियर। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइंस की संख्या हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हमको मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 पर 1 नेगेटिव इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ आइन 2 मिलेंगे, इसमें भी हमको नंबर ऑफ आइन 2 मिलेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ आइन जो मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा वो हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। यानी कि हमको जो सबसे ज़्यादा आइंस मिले हैं वो Na2SO4 में मिले हैं, यानी कि आई की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ हो जाएगी वो हो जाएगी 3, ठीक है। क्या हो जाएगी, 3। और हमको पता है कि जो आई है वो रिलेट करता है डेल टीवी को। किसको रिलेट करता है, डेल टीवी को। अगर आई की वैल्यू बढ़ती है तो डेल टीवी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर डेल टीवी की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आई की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब रिलेटेड टू द क्या हो जाएगा, Na2SO4, ऑप्शन बी इज राइट। तो जिसका नंबर ऑफ आइन सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट कंडीशन इज दैट
कि जो आपकी कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन सेम होने पर नंबर ऑफ आइंस को देखने के बाद जिसमें नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा होंगे उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट कंपैरिजन टू अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसका 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.01 m MgCl2, इन दोनों का अगर हम लोग क्या करते हैं, ये इसका नंबर 1 और नंबर 2 ये, ठीक है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, जो कह रहा है कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले के कितने गुना बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, जो भी देखना हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लूकोज के बारे में, तो मैंने आपको बताया जो ग्लूकोज होता है हमारा, ग्लूकोज कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू देयर आइंस। ठीक है, हम लोग ग्लूकोज को उसके आइंस में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अनब्रेकेबल होता है, यानी कि डिसोशिएट नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये पूरा एज ए वन मॉलिक्यूल ही रहेगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा, वन मॉलिक्यूल रहेगा। बट अगर हम बात करें MgCl2 की, तो MgCl2 जो है वो हमारा 2 आयन में टूट जाता है, जैसे कि M2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइंस की संख्या होगी वो एक तो ये हो गई और 2 ये Cl के हैं, तो नंबर ऑफ आइंस कितना हो गया, 3 हो गया। तो ग्लूकोज के कंपैरिजन में ग्लूकोज का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टूटने के बाद 3 हो जाएंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो ये 1 और 3, यानी कि ये पहुंचा कितना, 3 गुना पहुंचा। ठीक है, यानी कि थ्राइस टाइम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अबाउट 3 टाइम्स। ठीक है, अबाउट 3 टाइम्स इज द राइट आंसर। ओके, लेट कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। एन अनराइप मैंगो प्लेस इन अ कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल्स रिबल्स बिकॉज। ओके, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कह रहा है कि एक कच्चा आम हमारे पास है और हमने उसको अचार बनाना है। ठीक है, और हम थोड़ी देर के लिए उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम उसको रख देंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने घरों पे देखा होगा कि जब आप अचार बनाने के लिए जाते हैं तो अचार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ता है कि हमारे पास किसी भी मेज़ वगैरह पे, है ना, कच्चे आमों को क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। वो कच्चे आम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए धूप में सन की लाइट में क्या होते हैं, वो सूखते हैं। ठीक है, और सन की लाइट में जब वो सूखेंगे तो उनके अंदर से जो पानी होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब पानी बाहर आ जाएगा फिर हम उनको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लाइक अ साल्ट सॉल्यूशन में हम लोग उनको रख देंगे प्रिपेयर होने के लिए, अचार के लिए। ठीक है, अचार बनाने के लिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं उसमें होता क्या है। तो इसका जो मेन ट्रिक है वो ये है कि मैंने आपको, अगर यहाँ में ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा ऑस्मोसिस दिखाई दे रहा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फ्लूइड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है तो वो हमारा ऑस्मोसिस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अचार बनाने जा रहे हैं और हमने उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रखा है तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर फ्लूइड लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे कि अचार को सुखाकर उसमें पानी को हमको बाहर लॉस करना था, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा, इट लॉसेस वाटर ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन का हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर देना, ये हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज। तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पर भी कि जो ये क्वेश्चन का, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज, क्या बताएं भाई, क्या बताएं, बहुत सारी बातें KH के बारे में। ठीक है ना, लेकिन अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के रिलेटेड आपको बात करनी है। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, कुछ आंसर हमको ऑप्शन से भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, सो डोंट वरी। तो हम बता दें जो KH है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं जैसे कि अगर हम देखते हैं KH इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये हो गया। तो जो KH की वैल्यू होती है वो सॉल्युबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर KH की वैल्यू बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी गिरने लगेगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि ग्रेटर ऑफ गैसेज द लोअर ऑफ द सॉल्युबिलिटी, यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम गैसेज की KH की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो लोअर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है इसका आंसर ये। Okay, now come to the question number 12. We have three aqueous solutions of NaCl labeled as ABC with concentration 0.1, 0.01 and 0.001. The value of Fonta factor for the solution will be in order. ठीक है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास 3 बीकर्स हैं जिनका नाम मैंने रख रखा है A and B and C। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि तीनों में आपको क्या डालना है, NaCl डालना है। ठीक है, NaCl यहाँ डालना है, NaCl यहाँ डालना है, NaCl यहाँ डालना है। ठीक है, तीनों के अंदर NaCl होगा, बट उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी।
पहले वाले की कंसंट्रेशन ये होगी, दूसरे वाले की कंसंट्रेशन ये होगी और तीसरे वाले की कंसंट्रेशन ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तीनों की कंसंट्रेशन अलग है, तीनों के अंदर सेम सॉल्यूट है और तीनों के जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर हमारा होगा वो IV, IA और IC होंगे। ठीक है, पहले वाले का जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा IA, दूसरे वाले का जो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा IV और तीसरे वाले का हो जाएगा IC। ठीक है, कह रहा तीनों में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये बता दूं कि जो हमारे पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर यानी कि I होता है वो किसी के भी डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली किसी के कुछ नहीं होता है, मतलब ना तो डायरेक्टली होता ना इनडायरेक्टली होता है किसके, कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो मैं बता दूं आई की वैल्यू का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है और NaCl तो तीनों में सेम है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन से मतलब ही नहीं है तो उसका मतलब आंसर हो जाएगा C, यानी कि तीनों में सॉल्यूट की वैल्यू सेम होने से, मतलब सॉल्यूट का जो नेचर है वो सेम होने की वजह से हमारे जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है तीनों के वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, again now question number 13 is saying that a solution containing 10 ग्राम पर DMQ ऑफ यूरिया, मोलर मास जिसका 60 है, इस आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, MB ऑफ सॉल्यूट इज। तो हमको क्या करना है इसमें, हमको MB कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो MB कैसे निकालेंगे इसमें, तो हमें इसका फॉर्मूला आता है निकालना, तो मैं बता दूं आपको। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है ना, यूरिया वगैरह, तो उसका सबसे पहले मोलर मास अपॉन में लेना है इक्वल टू, और जो हमारे पास जितना परसेंट कंटेन किया है सॉल्यूशन, और दूसरा हमें निकालना है MB, तो MB को मान लेंगे कितना x, तो ये जगह 5/x, और x की वैल्यू निकालने के लिए 5 goes to the 60 एंड द आंसर विल बी कम टू द 300। ठीक है, ये बहुत आसान था, तो उसका आंसर हो जाएगा 300 ग्राम पर मोल। ठीक है, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग दैट व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है 1m एक्वस सॉल्यूशन का। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये भी बहुत सिंपल है निकालना, कैसे निकालेंगे इसको। तो इसका निकालने का जो लॉजिक है वो ये है कि आपका जो मोलरिटी है इसमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1, तो उसका फॉर्मूला जो निकालें मोल फ्रैक्शन का होगा। मान लीजिए कि अगर आपके सॉल्यूट का निकालना है सॉल्वेंट में से, ठीक है ना, तो सॉल्यूट का निकालना है सॉल्वेंट में से या सॉल्वेंट का निकालना है सॉल्यूट में से, तो चलो सॉल्वेंट का मान लीजिए। ठीक है ना, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कह रहा है वैसे तो, ठीक है ना, तो सॉल्यूट का निकालते हैं हम लोग। तो सॉल्यूट का निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला होगा हमारे पास XA इक्वल टू, ये सॉल्यूट का है ना, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर A, ओके, m अपॉन m प्लस 1000 अपॉन MP। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो जो m की वैल्यू है आपके पास, मोलरिटी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 1000 अपॉन, और ये हमारे पास वाटर में से निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो वाटर का रख देंगे हम लोग 18। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे इसको। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.0177। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। दिस इज अ फॉर्मूला है ना, वाई विच यू कैन कैलकुलेट द x। ठीक है, x इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर यहाँ पे सॉल्यूट का निकालोगे तो सॉल्वेंट का होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट का निकालोगे तो यहाँ पर सॉल्यूट का हो जाएगा। ठीक है, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग दैट व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ टोलुइन, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 12.8 kPa, टोलुइन का दे रखा है 3.85 kPa। तो हम यहाँ पर बता दें कि जो बेंजीन है 1 मोल और 1 मोल ही हमारे पास क्या है टोलुइन, बट दोनों के जो वेपर प्रेशर है वो दोनों के अलग अलग है, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, बेंजीन का। नाउ गो टू द ऑप्शंस, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इक्वल अमाउंट में नहीं होंगे क्योंकि दोनों के वेपर प्रेशर क्या है, अलग अलग है। नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन गिवन द प्रेडिक्शन, ये भी गलत है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो निकल के आनी है। द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है, ये ठीक है, वही बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो वेपर मतलब बेंजीन के ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या वेपर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 is saying at 100 degree centigrade the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of solute in 100 gram of water is 732 mm. If Kb is 0.52, Kb आपका गिवन है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारा होता है डेल टी वी इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी इंटू एम। तो के बी तो आपको पता ही, तो नोन है, बट एम की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो एम की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि हम लोग एक्स से निकाल लेंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा एम अपॉन, मैंने आपको बताया था एम प्लस 1000 अपॉन मोलर मास, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले यहाँ पर ये बता दूं कि
जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इस पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mm, ठीक है। और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर इंप्रूव हुआ है, जिससे कि इसका क्या इंप्रूव हुआ है ये हमको पता करना है, ठीक है। जिससे इसका जो प्रेशर है वो 732 mm गिर गया है, ठीक है। तो वो हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर कितना होगा। तो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप देख सकते हो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ 760 होगा वो हमारे वैल्यू दे देगा पी ए की, सॉरी पी ए नॉट की वैल्यू देगा, ठीक है। और जो वैल्यू गिरी है वो हमारे पास किसकी आ जाएगी, पी ए की आ जाएगी। तो पी ए नॉट हमको मिल गया यहाँ से और पी ए हमको मिल गया, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप जैसे कि, तो यहाँ पर पी ए की वैल्यू 760 यूज हुई है और पी ए की वैल्यू 730 यूज हुई है। एक्स वी हमको पहले ये निकालना पड़ेगा, तो एक्स वी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 7/190, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग एम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और एम कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ये वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। मैंने आपको बोला था यहाँ बी होगा तो यहाँ ए होगा, और यहाँ पर अगर ए होगा तो यहाँ पर क्या होगा, बी। सॉल्यूट का अगर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पर सॉल्वेंट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका फुल सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर पहले हमने एक्स बी निकाल लिया था, एक्स बी की इसका जो फॉर्मूला था उसको पुट करके हमने यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने एक्स बी की वैल्यू पुट की हुई है, एम की वैल्यू हमें निकाल ली है, तो एम एज इट इज है। एम ए की वैल्यू वाटर में निकालेंगे, सॉल्वेंट वाटर होगा तो 18 हमने रख दिया, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था इसी वीडियो में। तो आप देख सकते हो इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आएगी जिसको हम बोलेंगे 7000/3294, ठीक है। ये एम की वैल्यू आ गई। अब जो फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में बताया था डेल टी वी इक्वल टू के बी इंटू एम, उससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो फाइनल आंसर आपको आएगा 1.06। अब मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर हमको नोन करना है, तो टेम्परेचर कितना बढ़ा है कितना घटा वो भी देखना पड़ेगा। तो 1.06 का अंतर आया है। तो पहले वाला टेम्परेचर कितना था 100, उसमें हम लोग जो आया उसको जोड़ देंगे, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 101। तो यानी कि ऑप्शन हमारा क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो होगा वो ठीक हो जाएगा हमारे पास 101, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें ठीक हो। ओके, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। एन आइडियल सॉल्यूशन, तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें इनकरेक्ट आपको ध्यान से देखना है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो मैं आपको अपने लेक्चर्स में जो मैंने अभी आपको पढ़ाए सारे, जो पार्ट 1 से लेकर 7 तक पढ़े हुए हैं, उसमें मैंने आपको एक पार्ट में समझाया, 6 या 5 होगा, मैंने आपको उसमें समझाया कि जो एनर्जी होती है वो आइडियल सॉल्यूशन की हमेशा क्या होती है, चेंज इन एनर्जी क्या होती है, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होता है, जीरो। चेंज इन प्रेशर भी क्या होता है, जीरो। ये तीनों वैल्यू आप याद रखो, ठीक है। फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एच भी हमारा जीरो होता है, डेल वी भी जीरो होता है और डेल पी भी जीरो होता है, ठीक है ना। कैसे होते हैं तीनों वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं पहले एनर्जी को समझाने जा रहा हूँ, अगर ए को हमने डिसोसिएट किया बी और सी में, ठीक है, तो इनको ए को डिसोसिएट होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता थी 10 की, मान लीजिए लेट कर रखा है मैंने, ठीक है। अब ये जब टूटा बी और सी में तो अपनी अपनी एनर्जी लेके टूटे 5 और 5, तो इसकी जो टोटल एनर्जी हुई वो कितनी हो गई 10। अब चेंज पूछ रहा है तो इन दोनों में चेंज क्या होगा बताइए, 10 - 10 इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। इस ऐसे सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन हम लोग उनको बोलते हैं। अब हम बात करें अगर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये 5 ml है, एक और मेरे पास 5 ml है, दो सॉल्यूट है मेरे पास, दोनों को मिला के मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैंने आपस में मिलाया, तो ये मेरे को 10 ml का वैल्यू देंगे, तो ये हमारे पास एज ए प्रोडक्ट हो जाएगा, ये एज ए हमारे पास रिएक्टेंट हो जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो 5 + 5 10, 10 - 10 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 0, एज इट इज प्रेशर भी क्या हो जाएगा 0, ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड, ठीक है। बट डेल जी होगा। अब मैं डेल जी के बारे में बता दूं, तो जो डेल जी होता है वो इनका वो दो तरीके से होता है, एक तो हमारे पास होता है मैक्स, एक होता है हमारे पास मिनिमम, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास पॉजिटिव, एक होता है हमारे पास नेगेटिव, 0 का भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर जो फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग दैट इफ मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, कह रहे हैं अगर हम, देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहे हैं इफ मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, अगर हम किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलरिटी को डबल कर दें, द वैल्यू ऑफ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि केएफ की वैल्यू पे क्या डिपेंड होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं केएफ की वैल्यू ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि मोलरिटी के, ठीक है ना, मोलरिटी के, ठीक है। केएफ की वैल्यू बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है मोलरिटी पे, इसलिए चाहे मोलरिटी डबल हो, ट्रिपल हो, क्वार्टर हो, कुछ भी हो, बट हमारा केएफ चेंज नहीं होगा, तो यानी कि हमारा अनचेंज रहेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा आप, केएफ की वैल्यू मोलरिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग दैट द टेम्परेचर एट विच
10% aqueous solution of WV of glucose will show the osmotic pressure of 16.4 atom is। तो वो कह रहा है कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो 16.4 है। ठीक है, तो हम बता दें कि पाई इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है CRT। ये वैल्यू कहाँ से आई थी, तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक वैल्यू ली थी PV इक्वल टू NRT। ठीक है ना, तो NRT में P को मैंने कुछ देर के लिए पाई से डिनोट कर रखा था। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू जो है वो हमारे पास PV बराबर NRT है। ठीक है, तो N की वैल्यू मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होती है, तो PV इक्वल टू जो NRT यानी कि पाई V इक्वल टू NRT। तो अगर यहाँ पर आप N की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। तो गिवन मास कितना, 10% हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, तो यही 10 ग्राम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, 10 ग्राम। ठीक है ना, तो हम लोग इसको पुट करेंगे 10 अपॉन, यानी कि सॉल्यूट का मास हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का कितना होता है 160 समथिंग होता है। ठीक है, 160 या 180 होता है, 180 समथिंग होता है। ठीक है, ग्लूकोज का 10 अपॉन 180 हो जाएगा। तो ये आपको क्या आ गया, N की वैल्यू आ गई। ठीक है, R की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, T आपको कैलकुलेट करना है। V की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, तो आपको मैं B की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। B की वैल्यू क्या होगी, 10% है ना, तो 100% में से कितना है भाई, वो 10% है, तो 1 में कितना हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 100, तो 10 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो 0.1 आ गया हमारे पास वॉल्यूम। तो यू कैन सी पाई V इक्वल टू NRT 16.4 इंटू 0.1 10 अपॉन 80, ये हमारे पास N की वैल्यू है। R की वैल्यू गिवन थी, टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है, तो आप देख सकते हो टेम्परेचर इक्वल टू कितना आ गया 360 केल्विन आ गया कैलकुलेट होने के बाद। वॉल्यूम कैसे 0.1 आया, आप देख सकते हो वॉल्यूम कैसा आया, 10% था ना, आप सीधे सीधे कर सकते हो 10 अपॉन 100, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वीडियोस केवल उन्हीं बच्चों के लिए है, या जितनी भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो वास्तव में मन से सीरियसली होकर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फालतू स्टडी करने वालों के लिए नहीं है, कि जो मतलब 2 मिनट किए फिर छोड़ दिए, 2 मिनट किए फिर छोड़ दिए। ठीक है ना, जो मेरे लेक्चर्स देखिए 1 to अभी 7 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 से लेके 7 पार्ट मैं भी डाल चुका हूँ वीडियोस में। अगर जिसने ये सारे पार्ट पढ़ रखे हैं उन्हीं बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस हैं, वही ये क्वेश्चंस देखें, उनको ही अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने बीच बीच में बहुत अच्छे से ब्रीफली सबको कुछ बता रखा है। क्वेश्चन को लगाते रहें, पढ़ते रहें, आपके पास कुछ काम नहीं है। अभी फिलहाल में लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग केवल पढ़ाई करें, केवल पढ़ाई करें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को ध्यान, मैं आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डालते रहूँगा, बट वीडियोस केवल वही देखें जो ज़्यादा हार्ड स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, और मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी बात कि अगर आपको अच्छे से पास होना है या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालना है तो ऑर्गेनाइज वैल्यू में पढ़ें। ऑर्गेनाइज वैल्यू में अगर आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज वे में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑर्गेनाइज वे का मतलब है कि आप नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, हर चीज़ को पहले समझें। देखिए कुछ लोग NCERT पढ़ते हैं, तो मैं उनको बता दूं NCERT पढ़ने का मतलब क्या होता है। NCERT की किताब लीजिए, NCERT की किताब में एक पैराग्राफ करिए। ठीक है, तो उस पैराग्राफ को मेंशन किया आपने, पैराग्राफ ले लिया एक, उस पैराग्राफ को एक बार बिना रुके रीड कर लीजिए, बिना रुकना नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद रीड कर लिया, उसको समझिए, कंसिडर करिए उसको। ठीक है, कंसिडर करने के बाद में फिर आप उसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, और जो आपके अच्छे पॉइंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज नोट्स बना के उसमें लिख लीजिए, और उनको उन पर काम करना या फिर उन पर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में विद स्ट्रेटजी ऑफ स्टडी।